हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। हम लोग नया सब्जेक्ट रेलवे इंजीनियरिंग आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेलवे इंजीनियरिंग को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक है आपका इंजीनियरिंग पैरामीटर्स और एक है इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंजीनियरिंग पैरामीटर्स के कंपैरिजन में। इंजीनियरिंग पैरामीटर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सुपर एलिवेशन, गेज हो गया, स्पीड हो गया, ट्रांजिशन लेंथ हो गया, रेडियस हो गया, ईटीसी। ठीक है। और जबकि कंपोनेंट्स में रेलवे ट्रैक में जो भी चीज आते हैं, जैसे कि रेल हो गया, स्लीपर हो गया, फिश प्लेट हो गया एंड ईटीसी। ठीक है। तो जब पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग पैरामीटर्स हेडिंग डाल लो, इंजीनियरिंग पैरामीटर्स। ठीक है। तो इंजीनियरिंग पैरामीटर्स में हम लोग सबसे पहले ग्रेडियंट के बारे में स्टडी करेंगे। ग्रेडियंट क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? ग्रेडियंट मतलब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो स्लोप प्रोवाइड किया जाता है उसको हम लोग ग्रेडियंट बोलते हैं। अब ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन होता है? जैसे कि एक रोड है, ठीक है, नॉर्मल रोड है, हाईवे, तो उसमें हम लोग चल रहे हैं गाड़ी में, तो जिस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं उसको लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो उसी डायरेक्शन में स्लोप प्रोवाइड करते हैं। क्यों स्लोप प्रोवाइड करते हैं वो सब स्टडी किया था ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में डिटेल में। अभी बस इतना याद रख लो, जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हम लोग स्लोप प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है। अब वो ग्रेडियंट क्या हो सकता है? असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों हो सकता है। ठीक है। आम भाषा में बोले तो चढ़ान भी हो सकता है और ढाल भी हो सकता है रोड में। ठीक है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों प्रकार का ग्रेडियंट हमको देखने को मिलता है, रेलवे में भी और हाईवे में भी। ठीक है। अब देखते हैं ग्रेडियंट कितने प्रकार से हो सकता है। तो ग्रेडियंट जो है, रूलिंग ग्रेडियंट हो सकता है, पुशर ग्रेडियंट हो सकता है, मोमेंटम ग्रेडियंट हो सकता है, स्टेशन यार्ड ग्रेडियंट हो सकता है। ठीक है। रूलिंग ग्रेडियंट सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेडियंट होता है। एक डिजाइनर या फिर एक इंजीनियर जब किसी ट्रैक को डिजाइन कर रहा है, जब किसी हाईवे को डिजाइन कर रहा है, तो वो क्या चाहता है कि उसका जो हाईवे या फिर रेलवे ट्रैक है वो किस ग्रेडियंट पे हो? रूलिंग ग्रेडियंट पे हो। इसीलिए उसको डिजाइन ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ये एक प्रकार का आइडियल ग्रेडियंट होता है जो हमारे ट्रैक के लिए और हमारे हाईवे के लिए सबसे अच्छा होता है। ठीक है ना। दोनों को रिलेट करके चल रहा हूँ, हाईवे और रेलवे को, क्योंकि आप लोग हाईवे अगर पहले से पढ़ चुके होंगे तो रेलवे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नहीं पढ़े होगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? इट इज डिजाइन ग्रेडियंट। समझ में आ गया ना डिजाइन ग्रेडियंट क्यों बोलते हैं इसको। ठीक। सेकंड पॉइंट क्या है आपका? मैक्सिमम मैक्सिमम ग्रेडियंट टू विच ट्रैक में बी लेड। ठीक है। तो दो प्रकार का क्वेश्चन बनता है आपको, हाईवे में दो प्रकार का बनता है। यहाँ पर एक ही प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर आपको सिर्फ पूछेगा कि इनमें से डिजाइन ग्रेडियंट कौन सा है, तो डिजाइन ग्रेडियंट भी रूलिंग ग्रेडियंट होगा। और मैक्सिमम ग्रेडियंट कितना प्रोवाइड करना चाहिए रेलवे ट्रैक में, तो भी आपको आंसर क्या लेना है? रूलिंग ग्रेडियंट ही लेना है। जबकि हम लोग हाईवे में पढ़ते थे एक्सेप्शनल ग्रेडियंट क्या होता था? मैक्सिमम ग्रेडियंट होता था। ठीक है। अलग अलग केस में कौन सा मैक्सिमम ग्रेडियंट होता था उसका भी हम लोग टेबल लिखे हुए हैं। ठीक है। अभी और हाईवे में और क्या पढ़ते थे हम लोग? रूलिंग ग्रेडियंट को कैसा ग्रेडियंट मानते थे? डिजाइन ग्रेडियंट वहां भी मानते थे। तो रूलिंग ग्रेडियंट हाईवे में भी डिजाइन ग्रेडियंट होता है, रेलवे में भी डिजाइन ग्रेडियंट होता है। इस चीज को याद रखना। ठीक है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड ग्रेडियंट जो है आपका पुशर ग्रेडियंट है। नाम में ही है ना, पुश करना, मतलब समझ रहे हो ना, पुश करना। तो देखो, पुशर ग्रेडियंट की जरूरत कहां पर पड़ेगी? तो जहां पर आपका हिली एरिया है। ठीक है ना। हिली एरिया में हम लोग पुशर ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वहां पर एक्स्ट्रा किसकी जरूरत पड़ेगी? मशीनरी की जरूरत पड़ेगी। एक्स्ट्रा इंजन को हमको लगाना पड़ेगा ट्रेन में, क्योंकि ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। एक्स्ट्रा इंजन इज रिक्वायर्ड टू पुश द ट्रेन। ठीक है। आगे समझ में पुशर ग्रेडियंट क्या होता है? एकदम सरल सा सब्जेक्ट है। ठीक है। तो आपको एक एक बार में समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। तो दो ग्रेडियंट आपका समाप्त हो गया। कौन कौन सा? एक रूलिंग ग्रेडियंट और एक पुशर ग्रेडियंट। अब आगे देखते हैं मोमेंटम ग्रेडियंट। मोमेंटम ग्रेडियंट मोमेंटम प्रोवाइड करने के लिए, देखो होता क्या है कि सामने आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि उसमें आपका फॉलिंग ग्रेडियंट भी और मतलब राइजिंग ग्रेडियंट भी है। ठीक है ना। फॉलिंग ग्रेडियंट भी है और राइजिंग ग्रेडियंट भी साथ ही साथ में है। ठीक है। मतलब ये है कि एक जो ट्रेन आ रहा है वो पहले कहाँ गया आपका? ढाल में गया, और उसके बाद फिर क्या हो गया? उसको क्या मिल गया? चढ़ान मिल गया। तो ऐसा जो ग्रेडियंट होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो रेलवे बोल रहा हूँ, सॉरी, जो ट्रेन है, जो रेल में जो चल रहा है, पटरी में जो ट्रेन चल रहा है, वो ब्रेक भी लगाएगा ना तो ज्यादा इफिशियंट नहीं होगा। क्या आया समझ में? अब उसको एकदम आम भाषा में समझते हैं। जैसे कि देखे होगे कभी, जब ढलान में ट्रेन चल रहा है और उसको इमरजेंसी ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ गई, तो एकदम ची करके आवाज आता है, वो रुकता नहीं है, वो आगे ही बढ़ते जाता है।
ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि ऐसा जो ग्रेडियंट होता है वहां पर हम लोग सिग्नल भी प्रोवाइड कर दे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिग्नल अचानक से आपका रेड हो गया तो ट्रेन तो रुक नहीं पाएगा। ठीक है, तो ऐसे जनरली जो ग्रेडियंट होता है ना वहां पर क्या किया जाता है पता है, इंजन को ही बंद कर दिया जाता है, या फिर जो उसका जो एक्सेलरेशन है पूरा उसको जीरो कर दिया जाता है, क्योंकि अपने आप ही ट्रेन यहाँ पर चलता है और उसके बाद फिर चढ़ भी अपने आप जाता है। मोमेंटम इतना ज्यादा होता है कि वो ढलान में अपने आप जाएगा और उसके बाद चढ़ान में भी आसानी से चढ़ जाता है। ठीक है, एकदम आम भाषा में समझाने की कोशिश किया हूँ। तो कुल मिला के आपका पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि फॉलिंग ग्रेडियंट फॉलोड बाय द राइजिंग ग्रेडियंट, इसमें फॉलिंग ग्रेडियंट भी होगा और राइजिंग ग्रेडियंट भी साथ ही साथ होगा। सेकंड पॉइंट में बोल रहा है डिफिकल्ट टू स्टॉप, जैसे मैं बताया आपको यहाँ पर गाड़ी स्टॉप करने में डिफिकल्टी होगी। उसके बाद फिर सिग्नल कोई प्रोवाइड करने का मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पर, तो सिग्नल यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, आते जा रहा होगा समझ में। उसके बाद आपका जो लास्ट ग्रेडियंट बन रहा है, मतलब स्टेशन यार्ड ग्रेडियंट बच रहा है, उसको समझते हैं। स्टेशन यार्ड ग्रेडियंट क्या होता है, तो इट इज द मिनिमम ग्रेडियंट विच इज प्रोवाइडेड इन स्टेशन यार्ड। स्टेशन यार्ड मतलब समझ गए ना, वही आपका जो रेलवे में जो प्लेटफॉर्म होता है रेलवे स्टेशन में, वही आपका स्टेशन यार्ड होता है। और ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं अलग अलग पर्पज के लिए भी होते हैं, ठीक है ना, मालगाड़ी के लिए अलग होता है, तो वो बाद में पढ़ेंगे, अभी बस इतना समझ लेना। स्टेशन यार्ड ग्रेडियंट जो होता है, जो स्टेशन में प्रोवाइड किया जाता है, वही स्टेशन यार्ड ग्रेडियंट होता है। ठीक है, इंडिया में जनरली कितना प्रोवाइड किया जाता है, तो 1/400 का स्टेशन यार्ड ग्रेडियंट प्रोवाइड किया जाता है, जो कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको आपको याद रखना है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है, लेकिन मिनिमम पूछेगा। ठीक है, मिनिमम स्टेशन यार्ड ग्रेडियंट कितना होता है, तो 1/1000 होता है, इसको याद रखते चलते रहना, अभी साथ ही साथ में याद करते जाना। ठीक है, बाद में जब आप रिवीजन करोगे तो बहुत आसानी जाएगा, साथ ही साथ में याद करते जाओ। अगर मैं बोलूंगा मिनिमम स्टेशन यार्ड ग्रेडियंट कितना होता है एज पर इंडियन रेलवे, तो 1/1000 बोलोगे, लेकिन स्टैंडर्ड जो स्टेशन यार्ड ग्रेडियंट होता है एज पर इंडियन रेलवे, वो कितना होता है, 1/400 होता है। ठीक है, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करने का तरीका है तो पता ही होगा ना, 1/400, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/400। ठीक है, अब देखो नोट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट दिया गया है। ठीक है, इसको भी पूछ सकता है, अभी तक तो पूछा नहीं है। देखो, तो ये क्या होता है कि प्लेन एंड रोलिंग टेरेन में कितना ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं, और हिली टेरेन में, टेरेन मतलब समझ रहे हो ना सरफेस, तो प्लेन या फिर रोलिंग टेरेन। रोलिंग टेरेन मतलब क्या होता है, प्लेन मतलब तो मैदानी भाग होता है, और रोलिंग मतलब होता है आपका जो थोड़े ऊंचे भाग होते हैं मैदान के कंपैरिजन में, जैसे पठार हो गए, पाट हो गए, तो ये जो होते हैं थोड़े ऊंचे भाग होते हैं। जनरली जो 1000 मीटर या फिर उससे जो छोटे भाग होते हैं उसको हम लोग रोलिंग टेरेन में कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो रोलिंग टेरेन या फिर प्लेन टेरेन के केस में हम लोग कितना ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं, 1/200 से लेके 1/150। अच्छा, 1/200 और 1/150 में कौन बड़ा होगा, 1/150 बड़ा होगा ना, मतलब कि ये जो है आपका क्या है, ज्यादा स्लोप है, और ये जो है आपका कम स्लोप है। ठीक है, जिसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी वो ज्यादा स्लोप होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 1/1000 था ऊपर में, तो ये क्या था, कम स्लोप था, और ये 1/400 क्या था, ज्यादा स्लोप था। तो ये कॉमन सेंस वाली चीज है, उसको भी मैं बताते चलते रह रहा हूँ, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आएगा तो वो यहीं पर क्लियर करते जाएगा। ठीक है, तो 1/200 से लेके 1/150 क्या होता है आपका प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के केस में, और हिली टेरेन के केस में 1/100 से लेके 1/150 होता है। देखो कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे याद रख सकते हो, 100 फिर 150 फिर 200। तो हिली के लिए पहले याद रख लो 1/100 से लेके 1/150, उसके बाद फिर 1/150 से लेके 1/200 किसके लिए हो जाएगा आपका, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए। तो 100, 150, 200 ऐसा करके याद रख लो। ठीक है, 100, 150, 200। ठीक, आगे बढ़ते हैं आप। अब देखो ग्रेड कंपनसेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ठीक है ना, तो इससे क्वेश्चन बनते रहता है। सबसे पहली बात, जो ग्रेड कंपनसेशन होता क्या है, कंपनसेट करना मतलब समझ रहे हो, कमी करना। किसमें कमी करना, ग्रेड में। ग्रेड मतलब स्लोप, इसमें कमी करने की क्यों जरूरत पड़ेगी, आप ही लोग सोच के देखो। जब ज्यादा ग्रेड होगा, ज्यादा स्लोप होगा, तो क्या होगा, पावर भी ज्यादा लगेगा, फ्यूल भी ज्यादा लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा लगेगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, और एक्सीडेंट का चांस भी हो सकता है ग्रेड जब ज्यादा रहा। तो जहां पर भी एक्सेस ग्रेड है तो उसको हम लोग कंपनसेट करते हैं, मतलब उसमें कमी लाते हैं, उसी को बोलते हैं ग्रेड कंपनसेशन। ठीक है, तो वही लिखा है, तो रिड्यूस द ग्रेड टू एलिमिनेट द चांस ऑफ द एक्सीडेंट। ओके, तो यहाँ पर ग्रेड कंपनसेशन का एक फॉर्मूला होता है, उसको समझने से पहले ना आपको गेज क्या होता है ये समझना पड़ेगा।
ठीक है ना। गेज क्या होता है, तो गेज इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेस ऑफ द रेल। ठीक है, तो रेल की पटरी होती है, तो रेल की पटरी का जो इनर फेस, दोनों रेल की पटरी बोल रहा हूँ, लेफ्ट वाला और राइट वाला, दोनों के जो इनर इनर फेस है उनके बीच के डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गेज बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ना आपको मस्त तो डायग्राम से समझाऊंगा। ठीक है, अभी ये समझ लो कि ब्रॉड गेज होता है, मीटर गेज, नैरो गेज, ये सब क्या है, गेज के टाइप्स है। मेन रूप से आपको तीन ग्रेड गेज याद रखना है, सॉरी। ब्रॉड गेज होता है, मीटर गेज होता है और नैरो गेज होता है। ठीक है, तो ब्रॉड गेज जो होता है उसका लेंथ आपको वैसे पता ही होगा, 1.676 मीटर होता है। मीटर गेज 1 मीटर होता है। 0.762 मीटर जो होता है नैरो गेज, और 0.610 मीटर जो होता है वो फीडर गेज होता है। फीडर को है ना लाइटर गेज या फिर लाइट गेज गेज भी बोलते हैं। ठीक है ना, लाइट गेज। और यहाँ पर स्टैंडर्ड गेज जनरली मेट्रो ट्रेन वगैरह में यूज होता है, मेट्रो में। तो ये आपका हो जाएगा 1.435 मीटर। 1.435 मीटर ये क्या होता है, स्टैंडर्ड गेज होता है। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पर दिख रहा होगा रेल का पटरी, तो इनर टू इनर फेस के बीच के डिस्टेंस को गेज बोलते हैं, मैं बोला, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनर टू इनर। आगे समझ में, इनर टू इनर, आउटर टू आउटर नहीं, इनर टू इनर जो डिस्टेंस होता है उसको गेज बोलते हैं। कई बार ऑप्शन में आपको दिया रहेगा आउटर टू आउटर, इनर टू इनर, और सेंटर टू सेंटर भी दे सकता है। तो कंफ्यूज जनरली आदमी सेंटर टू सेंटर में होता है, तो याद रखना सेंटर टू सेंटर नहीं होता। ठीक है, तो क्या होता है, इनर टू इनर होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेड कंपनसेशन, अब समझते हैं ग्रेड कंपनसेशन ब्रॉड गेज के लिए कितना होता है, मीटर गेज के लिए और नैरो गेज के लिए। दिख रहा होगा आपको 0.04% है, याद रखना। क्या ये 0.04% ऑफ डी। डी क्या है, डिग्री ऑफ कर्व है। ठीक है, आगे देखते हैं डिग्री ऑफ कर्व क्या होता है। तो अभी याद रख लो 0.04% ऑफ डी क्या होता है ब्रॉड गेज के लिए। ग्रेड कंपनसेशन निकालने का तरीका है, जबकि 0.03% किसके लिए हो जाएगा, 0.03% ऑफ डी मीटर गेज के लिए, और नैरो गेज के लिए 0.02% ऑफ डी हो जाएगा। ठीक है, आसान है, 0.02, 0.03, 0.04। ठीक है, उसके बाद देखते हैं डी मतलब क्या बोला मैं, डिग्री ऑफ कर्व होता है। ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, ये जो है आपका कर्व है। ठीक है ना, किस चीज का कर्व है, रेलवे ट्रैक का। मतलब जब रेलवे सॉरी ट्रेन जब मुड़ता है तो वो कर्व से ही मुड़ेगा ना। ठीक है, तो ये जो कर्व प्रोवाइड किया गया है वो कर्व ऑफ क्या है, रेलवे ट्रैक है। ठीक है, तो ये जो कर्व है या फिर जो आर्क है, ठीक है ना, वो क्या बनाता है, उसका कुछ ना कुछ रेडियस होता है ना। तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस होता है, तो उसके एंड पॉइंट्स को जब मैं मिला दूंगा, किसी भी कर्व के एंड पॉइंट्स को जब मैं उसके सेंटर पॉइंट से मिला दूंगा, ठीक है, ये आपको उसका रेडियस हो गया। तो वो जो रेडियस है जितना एंगल बनाता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ कर्व बोलते हैं। आगे समझ में। तो डिग्री ऑफ कर्व क्या होता है, दोनों एंड पॉइंट्स के रेडियस को जब मैं सेंटर से मिला दूंगा, और वो दोनों रेडियस जब सेंटर से जो भी एंगल बनाएंगे उसी को डिग्री ऑफ कर्व बोलते हैं। और इस चीज को हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं, सर्वे में भी पढ़ चुके हैं और ट्रांसपोर्टेशन में भी। तो ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग पढ़े थे, अगर याद होगा, तो लेंथ ऑफ कर्व 30 मीटर के लिए, 20 मीटर के लिए कितना कितना डिग्री ऑफ कर्व लेते थे। तो इसमें कर्व की जगह क्या आ गया, कॉर्ड आ गया है। कॉर्ड मतलब समझ रहे हो, ए से बी को मिला दो तो ये क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। तो इसमें हम लोग कॉर्ड कॉर्ड के रिस्पेक्ट में डिग्री ऑफ कर्व निकालते हैं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ कर्व क्या हो जाएगा, 1750 डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा फॉर 30 मीटर कॉर्ड, एंड 1150 डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा 20 मीटर कॉर्ड के लिए। ठीक है, वहां पर भी हम लोग लगभग यही पढ़ते थे, 1790 या फिर 7020 बोल लो अप्रोक्स डिवाइडेड बाई आर। किसकी बात कर रहा हूँ, हाईवे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये 1150 जो दिया है 1146 या फिर 1145 अप्रोक्स हम लोग पढ़ते थे डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो वही है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी जो रेलवे का जो क्वेश्चन होता है ना, तो उसमें भी आप 1720 लेके बना दोगे तो अप्रोक्स आंसर आ जाएगा, अगर याद नहीं आया तो। ठीक है, अब आगे देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंपनसेशन। अच्छा, समझ में आते जा रहा है। यहाँ पर ऊपर में क्या पढ़े हैं, ग्रेड कंपनसेशन पढ़े हैं। अब उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है दिया गया है। ठीक है, ये भी डायरेक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो रेलवे में बहुत सारी चीजें आपको याद रखना भी पड़ेगा और कुछ चीजें समझना भी पड़ेगा। कंपोनेंट्स में समझने वाली चीज थोड़ी ज्यादा है और यहाँ पर याद रखने वाली चीज ज्यादा है। किसमें, इंजीनियरिंग पैरामीटर्स में। तो ब्रॉड गेज में आपको याद रखना है कि 70/R% जो होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंपनसेशन होता है। इसमें 52.5 होता है मीटर गेज के लिए, और नैरो गेज के लिए 35/R% होता है। ठीक है, उल्टा याद रख लो,
नैरो गेज के लिए 35/R% होता है, फिर 52.5/R% मीटर गेज के लिए होता है, फिर 70/R% होता है। देखो उल्टा याद रखने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब सीक्वेंस में आप याद करते हैं तो जनरली याद जल्दी होता है, ठीक है। तो 35, फिर 52.5, फिर 70/R%, ऐसा करके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वैल्यू ऑफ कंपनसेशन हो गया। अब आगे देखते हैं। अब ये एक क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। किस चीज का क्वेश्चन है, इसमें निकालने क्या बोल रहा है, कंपनसेटेड ग्रेड निकालने बोल रहा है। ब्रॉड गेज ट्रैक है, 4 डिग्री का कर्व दे दिया गया है और कंपनसेटेड ग्रेड निकालना है जब आपको ग्रेडियंट भी दिया हुआ है। जिससे बन जाता है वो तुरंत बनाना चालू कर दो अपने से, और मैं यहाँ पर बना के आपको दिखाता हूँ कैसे बनता है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ग्रेड कंपनसेशन, ग्रेड कंपनसेशन। इसका फॉर्मूला में क्या बताया था, ग्रेड कंपनसेशन ब्रॉड गेज के लिए है ना, याद रखना ब्रॉड गेज के लिए। तो 0.04% ऑफ डी, ठीक है ना, 0.04% ऑफ डी, यानी कि क्या हो जाएगा 0.04% ही रहने दो उसको, ठीक है। तो परसेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, परसेंट मतलब समझ रहे हो, डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। परसेंट जब हटेगा तो, और मल्टीप्लाइड बाई डी मतलब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 0.16%। ये क्या आ गया आपका ग्रेड कंपनसेशन। लेकिन हमको निकालने ग्रेड कंपनसेशन बोला है क्या, कंपनसेटेड ग्रेड निकालने बोला है। अब ये क्या चीज होता है कंपनसेटेड ग्रेड मतलब, अब जिसको नहीं पता है वो लिख लेना भाई, फॉर्मूला क्या होता है कंपनसेटेड ग्रेड। कंपनसेटेड ग्रेड इज इक्वल टू क्या होता है, जो भी ग्रेड होगा उस ग्रेड में हम लोग माइनस करेंगे ग्रेड कंपनसेशन को। इसको माइनस करेंगे ग्रेड कंपनसेशन को, जब हम लोग माइनस करेंगे किसके साथ, ग्रेड के साथ। तो ग्रेड माइनस ग्रेड कंपनसेशन से क्या निकलता है आपका कंपनसेटेड ग्रेड निकलता है। तो कंपनसेटेड ग्रेड इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, ग्रेड आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि जो प्रेजेंट ग्रेड है वो 1/200 है करके, तो 1/200 में मैं माइनस कर दूंगा 0.16% में है, याद रखना। अब तो एक काम करते हैं, ये जो 1/200 है इसको भी परसेंट में चेंज कर लो। परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 0.5 हो जाएगा ना, 0.5%, 0.5 माइनस 0.16 कर दो, डायरेक्ट आपको आंसर आ जाएगा। तो अब करके देखो, दोनों को जब मैं माइनस करूंगा तो 10 में से 6 गया कितना होता है 4 होता है, 4 में से गया 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.34%। ये आपका क्या हो गया, क्या निकल के आ गया कंपनसेटेड ग्रेड, और यही आपको क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो कंफ्यूजन आपको कहां पर होगा, ग्रेड कंपनसेशन और कंपनसेटेड ग्रेड में होगा। तो ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। जब आपको ग्रेड कंपनसेशन बोलता है तो आपका आंसर यही हो जाता है, यहीं पर आपका आंसर हो जाता, खत्म हो जाता है, इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, कंपनसेटेड ग्रेड निकालने बोला है, इसलिए एक स्टेप आपका और बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब नोट में आपको इम्पोर्टेंट नोट है, ये बताया गया है कि ब्रॉड गेज के लिए मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्व कितना होता है, डायरेक्ट वैल्यूज है ये, इसको आपको याद रखना है। ये जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्व है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिनिमम रेडियस के कंपैरिजन में। तो ब्रॉड गेज का जो मैक्सिमम डिग्री जो होता है वो 10 डिग्री का होता है, मीटर गेज के केस में 16 डिग्री होता है और 40 डिग्री होता है नैरो गेज के केस में। यहीं पर याद करते जाओ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 10 डिग्री, 16 डिग्री, 40 डिग्री, 10, 16, 40। 10 किसके लिए, ब्रॉड गेज के लिए, 16 डिग्री किसके लिए, मीटर गेज के लिए, और 40 डिग्री किसके लिए, नैरो गेज के लिए, ठीक है। वहीं पर रेडियस जो है वो उल्टा होते गया है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, मतलब ब्रॉड गेज का रेडियस ज्यादा होगा मिनिमम रेडियस ज्यादा होगा, ठीक है। मीटर गेज का मिनिमम रेडियस कम होगा, ठीक है, और नैरो गेज का मिनिमम रेडियस क्या होगा, और कम होगा, ठीक है ना। तो 175 मीटर, 109 मीटर और 44 मीटर, 44, 109 और 175 मीटर। 175 मीटर ब्रॉड गेज के लिए हो जाएगा, 109 मीटर किसके लिए हो जाएगा, मीटर गेज के लिए, और 44 मीटर हो जाएगा नैरो गेज के लिए, ठीक है। तो मैं बोला था ना, जनरली हम लोग 3 गेज के बारे में ही स्टडी करेंगे, जो भी फॉर्मूलाज हैं, है ना, वो केवल तीनों गेज के लिए ही दिया गया है और उन्हीं के बारे में ही पूछेगा। और जनरली जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो ब्रॉड गेज के लिए होता है, फिर उसके बाद सेकंड में मीटर गेज के लिए होता है कुछ भी चीज, ठीक है। तो अब आगे देखिए, क्या वर्साइन के बारे में पढ़ लेते हैं। वर्साइन मतलब क्या होता है, वर्साइन को ही मिड ऑर्डिनेट बोलते हैं, ये भी हम लोग सर्वे में पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो मिड ऑर्डिनेट जिसको नहीं पता है वो राइट साइड में जो सर्कल दिख रहा होगा उसको देखो, ये जो सर्कल है इसमें हम लोग कॉर्ड बनाए हैं ए बी, ये दिख रहा होगा ना कॉर्ड ए बी, और ये जो है ऊपर सर्कल का जो किसी भी पॉइंट्स है उस कॉर्ड को अगर मैं सेंटर से मिला दूं तो जो हाइट निकल के आएगा, जो लेंथ निकल के आएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिड ऑर्डिनेट बोलते हैं, सॉरी
मिड ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मिड ऑर्डिनेट है उसको CD से रिप्रेजेंट किया गया है, तो यहाँ पर जो डायग्राम में CD दिख रहा है वही आपका मिड ऑर्डिनेट है। ठीक है, अब हम लोग एज्यूम कर लिए हैं कि लेंथ ऑफ कॉर्ड एल है, मतलब ये जो ए बी है, ठीक है ना, ए बी को मैं कितना एज्यूम कर लिया हूँ, एल एज्यूम कर लिया हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर रेडियस जो है, रेडियस मतलब समझ गए, तो इस सर्कल का जो रेडियस है उसको मैं आर एज्यूम किया हूँ, जबकि मिड ऑर्डिनेट को वी एज्यूम किया हूँ। ठीक है, वी एज्यूम किया हूँ। देखो एक्चुअली में मिड ऑर्डिनेट या फिर वर्साइन का एक फॉर्मूला होता है जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, जो पूछा भी है और पूछ भी सकता है आगे। ठीक है, वैसे तो मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता सकता था कि एल स्क्वायर बाई 8R होता है करके, लेकिन उसको बताने से पहले मैं अगर थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन बता दूं, ठीक है, वो कहाँ से आया, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर से। कहाँ गया, हाँ, तो यहाँ पर अगर एल मैं माना हूँ ए बी को, तो इसको मैं L/2 लिख सकता हूँ क्या? ये जो AC है और जो CB है वो आधा आधा डिस्टेंस हो जाएगा ना, तो L/2 लिख सकता हूँ। CD को हम लोग कितना एज्यूम किए हैं, CD को हम लोग V एज्यूम किए हैं, तो CD को मैं V लिख दिया। अब ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है, ये समझ में आ रहा है ना, ग्रीन कलर से लिखते जा रहा हूँ, तो जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसको मैं कितना लिखूंगा। पहली बात तो मेरे को ये बताओ, रेडियस जो है R है, तो टोटल जो डायमीटर है उसको मैं 2R लिख सकता हूँ क्या? टोटल डायमीटर को मैं 2R लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। अब इस 2R में मैं माइनस कर दूंगा अगर V को, 2R में मैं माइनस कर दूंगा अगर V को, तो आपका ये जो बचा हुआ लेंथ है वो निकल के नहीं आ जाएगा। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक थ्योरम होता है, ठीक है ना, डिराइव करने के लिए इस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। ये जो थ्योरम होता है आप बचपन में पढ़ चुके हो, ठीक है ना, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो भी कॉर्ड का जो डिस्टेंस है, जहां पर ये इंटरसेक्शन हो रहा है ना, ये जो आपका क्या बोलना चाहिए, जो रेडियस वाला पोर्शन है वर्टिकल वाला और जो हॉरिजॉन्टल वाला कॉर्ड है, जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, उसका जो डिस्टेंस जो बाइसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो उनका मल्टीप्लीकेशन जो होता है एक दूसरे के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको L/2 मल्टीप्लाइड बाई L/2 इक्वल किसके बराबर है, 2R माइनस वी। ठीक है, यहाँ पर आपका इंटरसेक्ट हो रहा है, तो आधा जो डिस्टेंस बच रहा है, मतलब जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो 2R माइनस वी, और मल्टीप्लाई क्या हो गया, V हो गया। V जो है ऊपर वाला मिड ऑर्डिनेट को V माने हैं। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया। ठीक है, L²/4 इज इक्वल टू 2R माइनस वी स्क्वायर। देखो मैं पहले से लिख लिए रहता हूँ, जिससे आपका टाइम भी बचता है, और कभी कभार क्या होता है कि जब मैं पढ़ाते हुए साथ में लिखता हूँ ना, तो उससे कुछ कुछ गलती हो जाता है मेरे से। ठीक है, तो मैं पहले से लिख लिया हूँ, और जिससे टाइम भी बचेगा और मेरे ख्याल से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में हम लोग क्या किए कि L²/4 कर दिए, नॉर्मल कैलकुलेशन किए। अब थर्ड स्टेप में क्या किए कि V² को मैं 0 एज्यूम कर दिया। ये क्यों किया, क्योंकि आपको दिख रहा होगा V जो है बहुत छोटा है R के कंपैरिजन में। ठीक है, और ऊपर से जब किसी छोटे चीज का स्क्वायर करते हैं तो वो और ज्यादा छोटा हो जाता है। ठीक है ना, अब जैसे 0.01 का स्क्वायर करोगे तो वो और ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो V जो है ऑलरेडी R से बहुत छोटा है, डायग्राम में दिख रहा है ना, V जो है छोटा है, R जो है बड़ा है। ठीक है, और मतलब ये वाला जो टर्म है 2RV है, तो ये जाहिर सी बात है ये बड़ा टर्म है, किसके कंपैरिजन में, V के कंपैरिजन में। तो इसलिए क्या किए हम लोग, जो से V² था उसको निगलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब क्या बच गया आपके पास, L²/4 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2RV बच गया। अब यहाँ पर से V का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, तो V का वैल्यू क्या आ गया, L²/8R आ गया। ठीक है, L²/8R आ गया, नॉर्मल कैलकुलेशन है, और इसी चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, ये अच्छे से याद रहेगा जब ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बस दोनों को मल्टीप्लीकेशन करना था, जहां पर से इंटरसेक्ट हुआ उस डिस्टेंस को, और फिर उसको कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर V को निगलेक्ट कर लिए, V² को, और उसके बाद L²/8R आ गया। एक चीज याद रखना, ये हमेशा मीटर में रहेगा, L²/8R मीटर में रहेगा, और जब सेंटीमीटर में पूछ दिया तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं, छोटे छोटे लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर समझ में आया तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।